बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कतर में मुज़ाकरात हों या इस्तांबुल में, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और ये मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। ऐसे दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पर ना पनपने दिए जाएँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं और फिर उस जो फितने को, जो फितना हिंदुस्तान की सूरत में मौजूद है, उससे भी वहाँ से मुकम्मल सपोर्ट ना मिले। इसके साथ ही बॉर्डर्स पे जो लोग आते हैं वो कानून के मुताबिक आएँ और जाएं। पाकिस्तान के इसके अलावा अफ़गानिस्तान से कोई और मुतालबा नहीं है और पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर वहाँ से दरअंदाज़ी बंद नहीं होती तो फिर सरहदों पर खामोशी नहीं रहेगी। एक अजीबोगरीब तासर देने की कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान के इन मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक ने जो किरदार अदा किया वो पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुका है। पाकिस्तान सिर्फ इन दोनों ममालिक को गैर जानबदार समझता है, कतर को और तुर्की को, और पाकिस्तान चाहता है कि गैर जानबदार ममालिक अपना किरदार इसलिए अदा करें कि हमें वहाँ से किसी सूरत भी दहशतगर्दी कबूल नहीं है जो अफ़गानिस्तान से कई सालों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की हुई है। इसके साथ आज जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का। एक तरफ बात तो ये की जाती है कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कोई जलसा अगर देखें, जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ललकारा जाता है, जिस तरीके से वफाक को ललकारा जाता है, क्या उसके नतीजे में बातचीत का अमल शुरू हो सकता है? और फिर क्या नए मुंतखब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी एहतजाजी तहरीक चलाते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एहतमाम कर पाएंगे या महज वो नारेबाजी चलती रहेगी जो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़माने में हमें देखने में आई? उसके साथ ही पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात। हैरत की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तो PTI ने हिस्सा लेना है लेकिन पंजाब में बाइकाट करना है। इसकी लॉजिक क्या हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा रहा है तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में भी इलेक्शन करवाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एतमाद और पंजाब में अदम एतमाद, इसकी आखिर लॉजिक क्या है? मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब शौकत पराचा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी सीनियर तज़कियाकार हैं, जबकि अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी और सीनियर तज़कियाकार, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। आमिर इलियास राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए। ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हमारी ज़रूरत बन चुके थे, हालांकि अफ़गानिस्तान ने जंगबंदी की अपील की, हम तीसरे मकाम पे इसलिए मुज़ाकरात के लिए गए कि हमारा एजेंडा एक ही है कि वहाँ से दरअंदाज़ी बंद करो और एक अच्छे हमसाए इस्लामी मुल्क की तरह हम दोनों मिलजुल कर रहे हैं। वो बात थी ना कि पाकिस्तान तो कह कह के थक चुका था कि इस्लामी भाईचारा, पड़ोसी और हम अमन चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। सिर्फ ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन का फ़ायदा सिर्फ अफ़गानिस्तान को है, लेकिन ना वो समझते हैं, शायद उनका कारोबार और धंधा ही यही है। और फिर जब ये बात वाज़े हो चुकी बड़ी क्लैरिटी के साथ कि अफ़गानिस्तान ने राब्ता किया ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ और फिर ये मीडिएशन हुई, सीज़ फायर हुआ और फिर कतर में मुलाकात हुई और अब तुर्की में आज दूसरा दौर होना है या नहीं होना, लेकिन हम बड़े वाज़े तौर पे फैसला भी कर चुके हैं और दुनिया को बता चुके हुए हैं कि एनफ इज़ एनफ। वो इस सेंस में कि जी अब जवाब सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पे उन लोगों को दिया जाएगा जो घुसेंगे, लेकिन जो भेजेंगे उनके पीछे हम जाएंगे, अफ़गानिस्तान के हर मकाम पे जाएंगे। और हमने जाके साबित किया, अगर याद हो तो पिछले साल नवंबर में पक्तिया में हमने 3 जगहों पे इकट्ठे ड्रोन के साथ इनके जो कैंप्स थे दहशतगर्दों के, उनको निशाना बनाया था। ट्रेनिंग के भी, फिर जो उन्होंने तश्कील दी हुई थी, तश्कीलें जिन्हें कहते हैं कि जहाँ से दहशतगर्दों ने चलना था, वो सारी जगह पे हमने निशाने बनाए थे। और हम ये फैसला बड़े अरसे से करके इनको समझा रहे थे तालिबान को। ख्वाजा आसिफ ने अब तो तमाम रुदात ट्वीट में कर दी है कि कितनी दफ़ा कौन गया है, क्या राब्ते हुए। अब ये एक प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी वो इसलिए नहीं ख्वाजा आसिफ गए कि जनाब उनको तो बस ज़रूरत नहीं थी समझाने की कि जी बस वो वैसे ही बयानात दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ कभी ऐसे बयानात नहीं देते, उनको पता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या है, उसका वो हिस्सा है, पॉलिसी साजों में शामिल हैं। तो ये जो इंडियन और हमारे यहाँ के जो नाराज़ अनासिर है, मैं नाम नहीं ले रहा, सब समझ जाएंगे, लेकिन वो अपने आप नाम खुद ही ले देते हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा है कि शायद हमारी ज़रूरत थी, हमने अपना काम और उनका इलाज शाफी अंदाज में शुरू कर दिया था। बस ये सिरे की बात है, उनको बता दिया है कि या आप बंद करेंगे या फिर हम खुद ख़त्म कर देंगे। फैसला उन्होंने लेना है, हमने तो कोई ऑप्शन उनको दूसरा दिया ही नहीं है कि आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि अब आप उनको संभालेंगे। आपने या उनको ख़त्म करना है इस काम से, यहाँ तो आने नहीं देना हमने, आएंगे फिर हम वहाँ आएंगे।
बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब, क्या अफगान तालिबान की जो बुरी हुकूमत है बिहेव करेगी? क्योंकि हमारा पैगाम, जैसे कि अभी राना साहब ने कहा, बड़ा वाज़ेह है कि हम उन दहशत गर्दों का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि जो भेजेंगे या जिनकी हुकूमत में वहाँ से आएंगे हम उनका भी पीछा करेंगे। क्या आपको लगता है मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं, देरपा होंगे? हमारा पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया मलक साहब। दोहा वाले मुज़ाकरात के बाद मुल्ला याकूब का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा पे आया था, जिसमें तो उन्होंने कहा था कि हम टीटीपी को दहशतगर्दी नहीं मानते। अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर उनकी नीयत तो आपके सामने है। और आज और गुज़श्ता रोज़ इस्तांबुल में टेक्निकल लोग आए हुए हैं, यानी कि टॉप लीडरशिप तालिबान की नहीं आई हुई, अफगान तालिबान की। डिप्टी वज़ीर दाखिला हाजी नजीब साहब ठीक है, लेकिन वो इमेजिन मुल्ला याकूब कहाँ पर हैं और कहाँ हाजी याकूब साहब हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल और मुझे तो किसी हद तक नामुमकिन सा नज़र आता है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें। नंबर 2, इस एक्शन से बचने के लिए वो कभी कह देते हैं कि जी हम इनको पाकिस्तान की सरहद से दूर जाके बसाएंगे, वो गजनी के पास कहीं। हालांकि वहाँ गजनी से, अगर कुन्नड़ से पाकिस्तान का बॉर्डर तक पहुँचना आसान है तो गजनी से भी तो पहुँचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारी तालिबान की है। अगर अफगान तालिबान की नीयत हो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये नहीं जा सकेंगे तो बिल्कुल नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं, कुन्नड़ है, पख्तिया है, नूरिस्तान है, बदखशान भी साथ ही बनता है नूरिस्तान के। ये वो एरियाज़ थे जो अशरफ गनी कहा करते थे कि हमारी वहाँ रिट नहीं है, जब यही बातें पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ उठाया करती थी। ये वो एरियाज़ हैं जो उस वक्त भी अफगान तालिबान के कंट्रोल में थे, लेकिन अब उनकी हुकूमत काबुल में भी है। वो नूरिस्तान, कुन्नड़, जलालाबाद वाला कुन्नड़ प्रोविंस है, पख्तिया, नीचे स्पिन बॉल कंधार, सब उनकी ग्रिप है। इसके बावजूद आज भी आपके सामने ही है जो इलामिया आया, उसमें फिर 5 पाकिस्तान के बहादुर सपूत अपने कौम पे, वतन पे कुर्बान हो गए। तो वो ऐसा डेलिबरेटली नहीं करना चाह रहे, इसलिए अभी चूँकि वक्त है, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, मैं प्री जज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत जो है वो मुझे किसी तौर पर नहीं लगती कि वो इसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ जैसे राना साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा उस दिन कि एनफ इज़ एनफ। कब तक पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें उठाए, कब तक पाकिस्तान अपने ऑफिसर्स की लाशें उठाए? ये अनथिंकेबल है कि पाकिस्तान अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा, जो भी उनके सिंपथाइज़र कहें, जो भी उनके अपोलोजेटिक कहें, लेकिन एक पॉलिसी बन चुकी है, वो पॉलिसी पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, टीटीपी का मामला जो है वो नज़रियाती मामला है, आइडियोलॉजी का मसला है, या हम समझें कि अफगानिस्तान में एक जंग और जदल उनके लिए ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि उनकी इकानमी इसी पे बेस करती है कि वहाँ पे हालात ऐसे रहें, पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़े रहें, तो उनकी इकानमी, गैर मुल्की इमदाद, मुख्तलिफ तंजीमों का वहाँ पे क़याम, यही ज़रूरी है। फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान की इन्वायरमेंट होती है तभी हो सकती है कि जब पाकिस्तान के साथ क्लैश की सूरत हाल हो। देखिए मलिक साहब, एक तो ये चीज हमें बिल्कुल वाजे करनी पड़ेगी कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की जमीन और पाकिस्तान में हमले। आप पीछे चले जाएं, जब भी पाकिस्तान के अंदर इशू हुआ है, चाहे वो कोई पश्तूनिस्तान की मूवमेंट हो, कोई और अलहदगी पसंद हो, अफगानिस्तान की सरजमीन अनफॉर्चुनेटली उस चीज के लिए इस्तेमाल होती रही है। आप पीछे चले जाएं, अभी अगर आप हालिया दहाइयों में आ जाएं तो आप देखेंगे कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, शाम अल शेख में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था जिसपे मनमोहन सिंह साहब ने भी दस्तखत किए थे। उसमें भी ये माना गया था कि बलोचिस्तान के अंदर जो है गड़बड़ होती है। उस वक्त भी कौन सी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी? उस वक्त भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक तसलसल आपको नजर आता है और हर दौरे हुकूमत के अंदर इस तरह की चीजें वहां पे होती रही हैं। अब इससे हमने डील कैसे करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी होगी तो आप उसका जवाब तो देंगे। अब एक सफारती सतह की अगर हम बात करें तो हमें कुछ अपने फेलियर्स की तरफ भी देखना पड़ेगा कि ये तो वो तालिबान है ना जिनको दुनिया इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, इनकी वजह से हम पे इल्जामात लगते थे।
और वो भारत जो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, इनको आलमी दहशतगर्द कहते थे, आज तालिबान जाके उनके साथ बैठ गए। अपने मुल्क में ये बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने देते, उधर जाके भारतीय ख्वातीन जर्नलिस्ट से बैठा के इनके सामने सख्त सवालात किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा संजीदा किस्म का जो है रिव्यू करना पड़ेगा अफगान हुकूमत को भी। और फिर जहां पे अगर हम पे हमला होगा, दुनिया के किसी भी मुल्क पे हमला हो, वो जवाब तो देता है और वो देगा। और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा चुका है जो भारत के साथ हुआ है। अब भारत की ख्वाहिश ये है कि वो प्रॉक्सीज के साथ साथ अफगान हुकूमत को भी इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अफगानिस्तान को खुद सोचने की जरूरत है। और हैविंग सेड दैट, हमारा जो डिप्लोमेटिक फेलियर है उसको भी हमें मानना पड़ेगा कि क्या वजह बनी कि वो लोग जिनकी वजह से पूरी दुनिया हम पे इल्जामात लगाती थी, आज वो हमारे साथ सफारती सतह पे उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। क्या कुछ कमी हमारी तरफ से भी हुई सफारती सतह पे, वो भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो काज़मी साहब एक हम कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आलम रियाज सराना साहब, ये जो डिप्लोमेसी की बात की जाती है कि हमारी सफारती नाकामी भी है, ये हमारी पॉलिसियों में कहीं ना कहीं नाकामी है कि दोबारा से वही लोग जो है हमारे मद्दे मुकाबल आ जाते हैं जो हमारे लिए किसी ज़माने में बड़े काबिल एहतराम होते हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, वहाँ की सियासी जमातें हों, उन्हें इस बात का इदराक क्यों नहीं होता कि दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा तो खैबर पख्तूनख्वा का मुतासर जो होता है सूबा, उसके साथ ही जिस तरीके से वहाँ पे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुखालफत भी की जाती है, और महज इसलिए मुखालफत की जाती है कि वफाक या जो है इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज पाकिस्तान वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। देखें, जो काज़मी साहब ने कही ना बात, जनरल कियानी जब गए थे अमेरिका तो उन्होंने कहा कि जो हमने बोया वो हम काट रहे हैं। इसके बाद जनरल राहिल शरीफ आए, फिर जनरल बाजवा आए, और जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान वज़ीर आज़म जब थे तो पॉलिसी स्टेट ने बनाई कि जाहिर है कि हमने वेलकम किया और सब वज़ीरों ने भी किया, अपोजिशन ने भी किया। जब तालिबान की रजीम आई है यहाँ पे, बुरी तालिबान की हुकूमत आई, और सबका ख्याल ये था कि भाई पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानों के साथ एक बरादराना सलूक किया है, भाईचारे का किया है, तो ये रेसिप्रोकेट ज़रूर करेंगे इसे। उन्होंने माशाल्लाह ऐसा किया कि वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। अब वो जो जेल से बैठे हुए इमरान खान साहब ढूंढ रहे हैं कि इन्हीं से मुज़ाकरात करें, तो उनको अपनी डिप्लोमेसी पे सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने इंडिया के साथ जाके हाथ मिला लिया उनके लिए अब आप मुज़ाकरात ढूंढ रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि आपने फैसला कर लिया है तो उस पर अमल करें कि या वो दहशतगर्दी रोकेंगे अपने मुल्क में और हमारे यहाँ उसकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, या फिर हम अपना फैसला करेंगे। अब अफगानिस्तान के अंदर साथ आपने केपी का भी सवाल कर लिया। यहाँ पे वही पीटीआई जो इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे, वो इमरान खान जो गजा के ऊपर नहीं बोलते, इसराइल के हवाले से कोई बात नहीं करते, पुराने बयानात लेके सारे लोग उनके आ जाते हैं और ये बात करते हैं, उनको सारे हालात का इल्म होता है। लेकिन वो तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ जो भी लोग हैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हुकूमत और इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं मैंने सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और चीफ से बात करनी है और बराह रास्त मैं करूँगा। अपनी पार्टी को भी ज़ीरो किया और उसमें हीरो बनाया फिर सोहेल यासिर अफरीदी को लेके कि जी अब आप चीफ मिनिस्टर होंगे। और उनका ख्याल ये है कि पिछले दिनों में कुछ हफ्तों में उनकी पार्टी ने रजिस्ट किया महमूद अचकज़ई को, तो उन्होंने फिर अब प्रेशर दे के महमूद खान अचकज़ई की रिक्वेजिशन, जो अब दायरा कल या परसों में स्पीकर फैसला करेंगे पाकिस्तान आने के बाद कि उसका साइन करना है, तो उनका ख्याल है कि दो चंद हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि महमूद खान अचकज़ई के होते हुए और पीटीआई अगर होश के नाखून ले हाथ ना करे तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, गुफ्तगू भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो लोहा गरमाया जा रहा है और लोगों को तासुर दिया जा रहा है कि नया चीफ मिनिस्टर, जाहिर है कि वो कोई अपनी गवर्नेंस की तरफ तो तवज्जो नहीं दे रहे, ना 12 साल में इन्होंने तवज्जो दी, ना उस पर बात करते हैं। वो बयानिया का चूरन जरूर बेचते हैं और वो बिक रहा है कि लोगों को गवर्नेंस नहीं चाहिए, नारे चाहिए। तो वो वजीर आला गंडापुर से अब थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी बड़कों सड़कों की, जो आज फिर जुनैद अकबर और वो एक दूसरे को लोहा गरमाते हुए नजर आए कि हम आपके घरों में पीछे से घुस जाएंगे और ये नारे मारने दिए जाएंगे। इनका ख्याल ये है कि ये कितने दिन तक इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। स्टेट, रियासत, हुकूमत सब देख रहे हैं कि आपका रवैया क्या है, क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि हम कह रहे हैं कि इमरान खान से वजीर आला केपी की फ़ौरन मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जो ये हालात पैदा करते नज़र आ रहे हैं उससे लगता है कि कुछ एक्शन अगर सोच रही है वफाकी हुकूमत उसके बारे में, तो शायद उनके पास कोई इतला होगी, वरना ये कोई ऐसी काम नहीं था कि चीफ मिनिस्टर को ना मिलने दिया जाए। लेकिन जो 3 दिन में उन्होंने जलसे करके एक तासुर बनाया कि कोई बगावत को जन्म देने की कोशिश हो रही है,
तो बगावत तो इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है, टीटीपी भी कोशिश कर रही है, तो फिर ये भी करेंगे तो फिर सबके साथ एक ही जैसा सलूक होगा, फिर कमी तो नहीं छोड़ेगी कोई स्टेट। बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब, ये प्रेशर जो है डालकर मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर इमरान खान साहब चाहें कि उनके मुज़ाकरात हों, फील्ड मार्शल से, आर्मी चीफ से उनके मुज़ाकरात हों, तो ये प्रेशर कहीं जो है वो डाल पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे? दूसरा ये बताइएगा कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है, जैसे कि राना साहब ने जिक्र किया, बयानिए की है, जंग लड़ी जा रही है, ललकारा जा रहा है रियासत को, वफाक को, इमरान खान की रिहाई जो है वो एक मकसद नज़र आता है सुहेल आफरीदी साहब का भी, फिर सूबे की गवर्नेंस मसाइल पैदा करेगी कभी पीटीआई के लिए? देखें, दोनों पार्ट का मेरे नज़दीक एक ही जवाब है कि प्रेशर कहाँ है अभी। जब वाकई प्रेशर था तो वो तो प्रेशर काम नहीं कर सका, यानी मतलूबा नतायज उस प्रेशर के नहीं मिले। मसलन जब यहाँ बेलारूस के सदर के एंटोराज पर फैज़ाबाद में उनकी गाड़ियों पर पत्थर मारे गए तो रियासत तो उस वक्त ज़ाहिर परेशान होगी। अगर रियासत परेशान नहीं भी हुई होगी, मैं एज अ जर्नलिस्ट बड़ा परेशान हुआ था कि ये हमारा क्या मैसेज जा रहा है कि हम आने वाले मेहमानों के साथ ये सलूक करते हैं। और फिर जब यहाँ इस मुल्क में इस्लामाबाद में 9 वज़ीर आज़म थे, 8 बाहर वाले और 9वें हम थे, और उन 9 वज़ीर आज़म में 3 ऐसे वज़ीर आज़म थे जो न्यूक्लियर पावर हैं और चौथे न्यूक्लियर पावर के फॉरेन मिनिस्टर थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन वो भी रियासत उस वक्त भी नहीं झुकी कि नहीं, हम जो है कुछ भी हो जाए हम नहीं करने देंगे। फिर आपके सामने 26 नवंबर का वाक़या हुआ कि संजानी में बैठना था, अली अमीन खान गंडापुर के बकौल के 80-90% बातचीत हो गई थी और रोज़ाना की बुनियाद पर शेर अफजल खान मरवत साहब याद दिलाते हैं कि ये हुआ, ये एग्री हुआ, ये हुआ, हेलीकॉप्टर पे कौन कौन आया। वो चूँकि इतनी बार वो खुद बात कर चुके हैं तो मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन उसको सैबोटैज किसने किया वो भी शेर अफजल खान खुद ही बताते हैं। लेकिन रियासत ने फिर अपना आयरन हैंड दिखाया और वो सारे मुजाहिरीन जो है वो 10-12 ज़िलों से होते हुए वापस चले गए, ना हुआ। अब अगर ये सवाल आप कर रहे हैं कि प्रेशर डालकर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद पे वो कोई दबाव डालकर मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो पॉलिसी पहले दिन भी क्लियर थी जिस वक्त ये वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं हुए थे और जो प्रेशर, जो ताकत इस्तेमाल करके मुजाहिरीन का रियासत पर दबाव डालने का नतायज होते हैं, वो भी अभी ज़ाहिर नहीं हुए थे। अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि बड़े ग्रेट लोग हैं ये, तो जो एक उधर से असल मामला मलक साहब जो मेरी नज़र में है, अभी तक मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि वो जो उधर आस लगी हुई थी उसमें बड़ी जान थी। अगर उधर से कुछ हो जाता, हम माने या ना माने, तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन वो तो उल्टा हो गया मलक साहब। उधर से तो आज भी मैंने कहा कि तारीफ आ गई, कहाँ खड़े होके उन्होंने मलेशिया में खड़े होके तारीफ कर दी। इसलिए बेहतर ये होता है कि सियासी लोगों से ही बात की जाए। मसलन चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही खान साहब से, तो मुलाकात करने दी जाए। गंडापुर साहब भी तो आके मिलते थे, ये भी मिलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो जो सुहेल आफरीदी साहब, मैं समझता हूँ कि कोई उन्होंने ऐसा सवाए आज करक में जो उन्होंने बातें की चंद DGISPR के हवाले से नहीं करनी चाहिए थी। अदरवाइज़ वो कल भी कह रहे थे कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये बड़ी इनकरेजिंग बातें थीं, लेकिन आज जो उन्होंने करक में बात की, मेरा ख्याल है वो नहीं की जानी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, मजमा दे के लीडर्स जो हैं वो अपने से बाहर हो जाते हैं, ये वजह हो सकती है कि तकरीर करते हुए जो आप बातें करते हैं मजमे में वो मुख्तलिफ होती हैं, मीडिया टॉक करते हुए मुख्तलिफ होती हैं। दूसरा, कुछ हुकूमती रहनुमाओं से और कुछ जो है इंतज़ामी अफसरान से भी मेरी बातचीत हुई हमारी, उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ आप मुल्क के अंदर एक मजहबी जमात पर पाबंदी के बाद फैसला हो गया है कि इंतशार पसंदी या शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी या कोई ऐसा एहतजाज जिसके नतीजे में रियासत को चैलेंज किया जाए, लट्ठा बरदार आ जाएँ, डंडे लेकर आ जाएँ, ईंटें लेकर आ जाएँ, ऐसा कोई भी अगर सियासी या मजहबी जमात बिहेव करेगी तो ये एग्जाम्पल बन चुकी है, उस पर भी पाबंदी लगेगी। PTI के लिए भी ये ख़तरात मौजूद होंगे?
देखिए थोड़ी सी केस डिफरेंट है मलिक साहब। यहाँ पे ना उस तरह का जत्था है पीटीआई। जो जत्थे होते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। आज आपको सोशल मीडिया पे टीएलपी कहीं पे नजर आ रही है? आपको कोई बयानिया नजर आ रहा है टीएलपी का किसी जगह पे भी? इसलिए कि वो एक जत्थे की तरह ऑपरेट कर रहे थे। जब आप एक हकीकी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी जमात हो, ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी वास्ट आपकी एक जो है पूरी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आपको सपोर्ट करते थे, जमात आप नहीं खत्म कर सके। मुशर्रफ के दौर में नून लीग को दबाने की कोशिश की गई, जमात को आप खत्म नहीं कर सके। इसी तरीके से आजकल जो पीटीआई के साथ हो रहा है, पीटीआई और टीएलपी का मुआवजा नहीं कर सकते। पीटीआई देखें सारी चीजों के बावजूद आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। देखें ना, हम सोहेल अफरीदी साहब से गिला शिकवा करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल हो सकता है मैं भी एग्री करूं, लेकिन कभी हमने ऐसा देखा कि एक सूबे के अंदर 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हो और वफाकी वज़रा कह रहे हो कि ये बंदा जो है ये मुल्क का गद्दार है, इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, ये खुदा न खास्ता रियासत का मुखालिफ है, ये मोबाइल चोर है, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए गए। उसके बाद जब वो बंदा सारे वोट लेके वज़ीर आला बन जाएगा तो आप नहीं समझते कि आगे से थोड़ा सा रिएक्शन भी आएगा? और जहां तक ये देखे ना कि दबाव का ताल्लुक है, दबाव इस तरह नहीं होता कि खुदा न खास्ता रियासत किसी जल्द से जुलूस से कोई दबाव में आ जाएगी। रियासत की बड़ा उसके अंदर पोटेंशियल भी होता है और बड़ा उसके अंदर डीप रूटेड उसके अंदर चीजें होती हैं कि वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं। दबाव आता है गवर्नेंस से, दबाव आता है कि देखे ना कल ही खबर सामने आई कि आज हमारे वज़ीर आज़म साहब के दौरे की तैयारियां हो रही हैं, कल उन्होंने सऊदी अरब जाना है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमें पता चला कि सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर खत लिख के जनाब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है कि $2 अरब हमें दें, हमने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था ये इदारा भी तंग कर रहा है, हुकूमत ये कर रही है, वो कर रहे हैं। किधर गई इन्वेस्टमेंट? कहाँ गए वो सारे ब्रादर इस्लामिक मुल्क जहां से बहुत पैसा आना था? पैसा तो कोई भी नहीं आया, उल्टा वो आपको हर्जाने के नोटिस भेज रहे हैं और OIC के फ्रेमवर्क के तहत वो एग्रीमेंट हुआ है। ये वो सारे प्रेशर्स हैं जो इस निजाम के ऊपर हैं। आपने अब 8 वर्किंग ग्रुप बनाए कि मुल्क की मईशत दुरुस्त करनी है, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने देखना है जिस ग्रुप ने, उसमें अली हबीब साहब को शामिल कर दिया जो बेचारे फौत हो चुके हैं 2 साल पहले या उससे भी ज्यादा अरसा हो चुका है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि ये निजाम चल रहा किस तरह है। ये बहुत सारी जगहों पे जहां पे चीजें डिलीवर हुई है, मईशत के मामले पे एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा इनको एक चैलेंज है, वो अभी तक ये उस तरीके से उसमें कामयाबी इनको नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है काज़मी साहब, इस पर हम बात करते हैं मईशत के हवाले से भी, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। आमर रियाज राणा साहब क्विकली 2 चीज़ों का ज़रा रिस्पांस दे दीजिएगा। पहली बात तो ये जो अतर साहब ने की कि मईशत का एक दबाव है, यही मजबूर करता है हुकूमतों को मुज़ाकरात के लिए। अगर एदाद व शुमार देखे जाएँ तो हुकूमत कहती है कि ज़र मुआदला के ज़खायर बढ़ गए हैं, 8.5 अरब की सरमायाकारी जो है उसके एग्रीमेंट्स चाइना के साथ हो गए हैं, 10 अरब रुपए की सरमायाकारी के एग्रीमेंट्स UAE के साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिसका कुवैत का जिक्र भी उन्होंने किया, हुकूमती एदाद शुमार कुछ और कहते हैं, अपोजिशन कुछ और कहती है। दूसरा ये भी कमेंट कीजिएगा कि PTI पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ना चाहती है। नहीं, देखें जो लेटर अतर का साहब ने कहा है तो उसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। जिसका भी इन्वेस्टर है जो पैसे लगाते हैं, जाहिर है अब तो हुकूमतें भी पैसे ऐसे नहीं लगाती, वो भी पहले अमेरिकन कंपनियों से सर्वे कराते हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो। तो ये पॉलिसी साजों को जवाब देना है, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं है कि 13 साल में हुकूमत चल रही हो, 13वें में 12वें में घुस रही है, एंड हो रहा है 12वें का, और आप उसका जवाब ये दें कि 2 खत आ गए हैं कि जो गवर्नेंस दिखानी चाहिए सोहेल अफरीदी को, वो क्या करने के लिए आए हैं, वो क्या सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नारे मारने आए हैं। तो वो ज़रूर अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए काम करें, उनकी मशहूरी क्लियर कर दी जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है जो वो बयान दे रहे हैं कि हमारे इतने पैसे बचे हैं, तो सिर्फ एक मुझे कोई इदादो शुमार ला दे कि इमरान खान ने अपने 4.25 साल में KP के कितने पैसे उतार दिए थे और कितने रह गए थे। फेडरल गवर्नमेंट उनके पास थी, सूबा उनके पास था, और जो आज ये इदादो शुमार दे रहे हैं तो क्या PTI के अपने दौर में वो इदादो शुमार 0 हो गए थे और ये 4.25 साल के बाद 4 साल में पूरे हो गए हैं? तो बिल्कुल बात दुरुस्त होगी कि जी जो PDM गवर्नमेंट थी या PMLN की गवर्नमेंट है, इन लोगों ने मिल के ये पैसे रोके हैं। अगर ये शुरू से ही मसला चला आ रहा है और इमरान खान भी नहीं हल कर सके, तो फिर ये ओवरऑल मसले का हल निकाला जाएगा कि सूबों के जो पैसे हैं, जाहिर है विफाक के पास तो अब कोई ताज़ा पैसा तो नहीं है, जितना पैसा आता है वो सूबों को NFC अवार्ड के तहत चला जाता है, वो तो आप रोक भी नहीं सकते और आप देने पे भी मजबूर होते हैं। ये चीज़ें
अगर तो कोई गवर्नेंस के इशू पे बहस होनी है फिर तो बहुत अच्छी पाकिस्तान के अंदर बहस हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बयानिए का चूरन बेचा जाता है, उसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास इतला है, आपको अच्छी खबर मिलेगी सऊदी अरब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, माशी पैकेज के हवाले से भी। और अगले महीने मोहम्मद बिन सलमान का जब पाकिस्तान का दौरा जो बहुत हद तक क्लियर हो चुका हुआ है वो होगा, तो और भी बहुत कुछ जो मामलात रुके में एक अरसे से डिफेंस पैक्ट के बाद वो चीज़ें आगे तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमें होप करनी चाहिए कि जो लोग फैसले कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं कि आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब जिन्होंने लड़ाना है और जिन्होंने लड़ना है वो इलेक्शन लड़ें, चाहे हरिपुर में वो लड़ने को तैयार हों। बल्कि वो फवाद चौधरी का मैं ट्वीट देख रहा था कि अहमद चट्टा और बिलाल विर्क को तो पीटीआई ने, वो कहते हैं ना, बांध के मार के छोड़ दिया है कि जी अब आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और पीटीआई वहां पे नहीं है, और हरिपुर में वो आके खड़े हो गए हैं। यही तो वो केपी में था कि जनाब रिटर्निंग अफसर आपके थे, रिजल्ट आपके हरिपुर में देखे ना, नवाज शरीफ के साथ सरदार यूसुफ जीत रहे हैं, एमपीए जीत रहे हैं, और नवाज शरीफ को हरा दिया गया। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, वो लाहौर के हल्के ऊपर हर बंदा बात करता है, मानसेरा ही खोल के देख लें, आपको मिल जाएगा सारा सब कुछ नक्शा के वहां पे क्या हुआ था। ये चीजें ऐसे ही हैं, हमेशा ही चलेंगी जब तक सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके और हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये रास्ता बनाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब रास्ता टक्कर मार के बनाना चाह रहे हैं, और सोहेल आफरीदी साहब उसमें उनके इस वक्त शह सवार हैं। आप और हम देखेंगे, नवंबर भी आ रहा है और गुजर भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्याचा साहब, ये इलेक्शन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2024 पे भी एतराज़ात, 2018 पे भी एतराज़ात, अब अगर यही इलेक्शन केपी के में, राणा साहब ने तो बड़े वाजे कर दिया कि भाई वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपनी फिर मर्जी के फॉर्म 47 हो गए ना जी। नहीं, मैं तो मलक साहब 2002 में भी मैंने इलेक्शन कवर किए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो भी हमारे सामने है। और जो अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनकन्सिस्टेंसी की पॉलिसी है वो भी तो उसी वक्त थी ना, कि जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो हमें पत्थर के एज में फेंक देंगे, लिहाजा हम मुजाहिदीन को या तालिबान को टेररिस्ट करार देकर उनका पीछा करेंगे। और फिर जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में खान साहब ने तो जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की कैंपेन भी चलाई थी। फिर बाद में वो कहते हैं ड्रोन ज़्यादती करते हैं और अमेरिकन एक्शन या हमारी वॉर नहीं थी। जिस आदमी ने अमेरिकन वॉर बकौल खान साहब के शुरू की, खान साहब तो शुरू में उनकी हमायत कर रहे थे, बाद में बहरहाल वो गए, ड्रोन के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी करने गए, जहाँ तक रियासत पाकिस्तान नहीं पहुँच सकती थी, वज़ीरिस्तान, वहाँ पर वो पहुँच गए, टांग से आगे पहुँच गए थे, वो मुझे अच्छी तरह याद है। अब इलेक्शन देखे ना, 2002 का इलेक्शन कैसे हुआ, उसके बाद नतायज नहीं निकले तो पीपल्स पार्टी के पैट्रियट ग्रुप बनाया गया। 2008 में भी जो कुछ हुआ, बेनज़ीर को असैसिनेट किया गया, भुट्टो शहीद हो गई, इलेक्शन ही वाक़या था ना। 2013 में सदर जरदारी ने कहा कि आरोज़ के इलेक्शन थे। 2018 के इलेक्शन में हमने कहा कि वो सिस्टम बैठ गया था। 2024 में 47 आ गया। तो नारे बदलते रहे, जो 2018 के इफेक्टिव थे वो 2024 के बेनिफिशरी बन गए, जो 2024 के इफेक्टिव बने वो 2018 के बेनिफिशरी थे। मीन्स के अगर एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है तो हम खामोश हो जाते हैं, अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो हाँ वो सब अच्छा देखते हैं। तो अगले इलेक्शन जब भी होंगे, क्या चेंज हुआ है ज़मीन पे, ग्राउंड पे क्या चेंज हुआ है, क्या सियासतदानों ने बैठ के कोई ऐसा मैकेनिज़्म एग्री किया है, क्या हमने बतौर कौम कोई सबक सीखा है। देखें ना, आज भी जो हम बात कर रहे हैं तो कम से कम इस माशरे में जो एक डिवीज़न है वो अपनी जगह पे बरकरार है। पीटीआई का जो सपोर्टर है वो कहेगा अफगान पॉलिसी गलत है, टेररिज्म के खिलाफ जंग गलत है, मईशत ख़राब है। जो नून लीग पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स होंगे वो कहेंगे कि जी बहुत अच्छा जा रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन में कोई बड़ी तब्दीली, हर एक की ख्वाहिश है कि कम से कम जो वोट डाला जाए वो उसी के फेवर में काउंट हो जिसकी फेवर में डाला गया है। लेकिन मुझे अनकरीब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मलिक साहब ठीक है। अतर काज़मी साहब, 2000 जो नवंबर में कहा गया कि जी बड़ी एहतियाजी तहरीक ज़ोर पकड़ जाएगी, अगरचे इसका कोई बाकायदा ऐलान तो नहीं है, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि खान साहब की रिहाई का महीना होगा 2 नवंबर जो है
क्या आपको लगता है कि कोई इतनी पावर जो है, स्ट्रीट पावर इतना मोमेंटम पकड़ सकेगी? नहीं, मुझे तो उस तरह की कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि वो जो वफाक के साथ ताउन होता है कुछ मामलात पे सूबों का, वहां पे ताउन हो सकता है थोड़ा सा कम हो, वहां की हुकूमत का बर्ताव अली अमीन के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट हो। बाकी मुझे सड़कों पे अचानक बड़ी तादाद में लोग और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए लोग मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। नवंबर का बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मेरी नजर में तो मुझे कोई बड़ी तहरीक उस तरह इस वक्त जन्म लेते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सोहेल अफरीदी साहब ने एक चीज की है कि अली अमीन साहब ये एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो साथ साथ हुकूमत के साथ चलते भी थे, वफाकी वुज़रा से मिलते भी थे। उस चीज के अंदर आपको तब्दीली नजर आ रही है, तो ये चीज एक थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखें बड़ी बड़ी मुनासिब बात है कि जिसको वोट पड़े उसको वोट उसके लिए निकले, चाहे 2018 में हो 2024 में हो। मेन इश्यू तो इस वक्त यही है कि उसी की वजह से देखें ना बुरानी कैफियत रहती है पाकिस्तान में, और दहाइयों से हम देख रहे हैं। तो जब तक इस मामले को हम फॉर वंस एंड ऑल सेटल नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा, कभी एक जमात होगी कभी दूसरी जमात होगी। अतर काज़मी साहब, आमिर यासिर राणा साहब, जनाब शौकत पैज़ साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।